गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में शरीर अवयवों की गतिक अवस्था उपापचय के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं जीव की उपापचयी आधार क्या होता है, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उपापचयी पथ के द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे कि एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना और जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना, ये सब चलते रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय एंड उपचय, निर्माणात्मक और विनाशात्मक, मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों से एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों शब्दों से मिलकर बना है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को जैसे कि जैव संश्लेषण पथ या उपापचयी पथ कहते हैं। अगर हमारे द्वारा किया गया भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना, फिर उन्हीं सरल अणुओं से हमारे शरीर के लिए आवश्यक जटिल अणुओं का निर्माण करना, यहाँ पे संश्लेषण हो रहा है, निर्माणात्मक हो रहा है, तो इसको जैव संश्लेषण पथ या उपापचयी पथ कहते हैं। जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों की बनने की प्रक्रिया में अपचय या विखंडन होता है। जैसे भोज्य पदार्थ का विखंडन CO2 और H2O के रूप में होता है। सबसे सरल शर्करा C6H12O6 का विखंडन हम मान लें तो इससे फिर हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे अपचय या विखंडन पथ कहते हैं, इसलिए अपचयी पथ कहते हैं। उपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होता है, जैसे कि अमीनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ऊर्जा लगता है तो ATP ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपचयी पथों में ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे ATP ऊर्जा का बनना, ये हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है। कंकाली पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होता है। ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल निर्माण वाले उपापचयी पथ 10 उपापचयी चरणों में पूरा होता है, जिसको कि ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। हमारा जो भोजन है वो कोशिका द्रव्य के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विखंडित होता है, टूटता है, अपचयित होता है। और ये इसमें सबसे पहले जो है वो भोज्य पदार्थों का ग्लाइकोलिसिस जो कि 10 चरणों में पूरा होता है। इसके बाद इसमें बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसको क्रेब्स साइकिल में भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और भोज्य पदार्थों का पूर्ण अपघटन होता है। जीवों में अपचयी पथों से मुक्त होने वाले ऊर्जा को रासायनिक बंध के रूप में संचित कर लिया जाता है, जब और जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। रासायनिक बंध के रूप में ATP में 3 फास्फेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, TP ट्राईफॉस्फेट। तो इन फास्फेट के बीच में जो उच्च ऊर्जा बॉन्ड होता है उसमें 7.34 कैलोरी ऊर्जा जो है वो यहाँ पर होता है, और इसके टूटने से हमको फिर ऊर्जा कार्य करने के लिए मिलता है, जिसका उपयोग जहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर किया जाता है। जैसे कि जैव संश्लेषण में नया कोशिका बनता है तो जीव द्रव्य के निर्माण में, परासन क्रिया है, यांत्रिक कार्य है, सभी कार्यों में ऊर्जा की मुद्रा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन में बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। जैव ऊर्जा विज्ञान बायो एनर्जेटिक्स में ये अध्ययन किया जाता है कि जीव इस ऊर्जा को कैसे और किस रूप में संचित रखते हैं और इस ऊर्जा को अपने कार्य के लिए उपयोग में लाने के लिए कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए एक अलग से ब्रांच है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें इन सभी बातों का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीव अवस्था, ऑर्गेनिजम्स स्टेटस। जीवों के अंदर एक निश्चित सांद्रता में अनेक रासायनिक यौगिक मिलते हैं। जैसे कि हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे जैव रासायनिक यौगिक मिलते हैं और इनका जो कंसंट्रेशन है वो आवश्यकता अनुसार और कार्य के अनुसार बदलते रहता है। तो इसी प्रकार पूरे जीव का अगर हम उदाहरण लें तो उनमें भी एक निश्चित सांद्रता में रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिन्हें उपापचयी या जैव अणु कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। हम शुरू से ये चीज को पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सामान्य स्वस्थ शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा 4.5 से 5.0 मिलीमोल तक होता है, जबकि हार्मोन्स की नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर उपस्थिति होती है। जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं
जिसमें सभी जैव अणु की एक निश्चित मात्रा होती है। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया स्वतः ही साम्यावस्था में पहुंच जाती है। जीवों में पाए जाने वाली स्थिर अवस्था असाम्यावस्था होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में चलते रहता है। ये निर्माणात्मक और विनाशात्मक उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो कंटिन्यू बॉडी के अंदर एक चक्र के रूप में चलते रहता है, और इसे ही हम स्थिर साम्यावस्था कह सकते हैं। वैसे कंप्लीटली स्थिर साम्यावस्था कभी भी नहीं आती किसी भी जीव में, जीव तंत्र में। चीजें या जैव अणु जो है वो एक तरफ जहाँ पे उसका निर्माण होता है, वहीं दूसरी तरफ इसका उपयोग होते रहता है। कंटिन्यूएशन में ये बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एक नदी का प्रवाह, उसमें पानी कंटिन्यू बह रहा है, तो कब बहता है? जब तक उसमें पानी का स्रोत जो है वो आते रहता है, तो ये पानी जो है वो बहते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। अगर हम बांध बनाकर इन पानी को रोक दें वहां पर, तो ये बहाव रुक जाएगा। या अगर हम पानी के स्रोत को रोक दें, तो धीरे धीरे पानी का बहाव जो है वो नदी में कम हो जाएगा और नदी सूख जाएगा। हमारे बॉडी में ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कोशिकाओं के अंदर और शरीर के अंदर, वो कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। जहां पर ऊर्जा का उपयोग हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एटीपी ऊर्जा में एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा और ऊर्जा का आपने उपयोग किया, तो फिर आप जो भोजन करोगे उसमें जो फॉस्फेट है वो जाके इसमें जुड़ जाएगा। फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो भोजन के विखंडन से इसमें जुड़ जाएगा और फिर से ये एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाएगा, है ना। यानी कि ये कंटिन्यूअस चलते रहता है और इसे ही जीवों में स्थिर साम्यावस्था कहते हैं। कंप्लीटली स्थिर साम्यावस्था कभी भी किसी जीव में नहीं आता। अगर कंप्लीटली साम्यावस्था आएगा तो जीव की मृत्यु हो जाती है। जीवों में पाए जाने वाली स्थिर साम्यावस्था असाम्यावस्था होती है ना। तो भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्यावस्था में कार्य नहीं कर सकता है। इस जगत में, इस जीव जगत में ही कोई भी चीजें स्थिर साम्यावस्था में नहीं होती। जब वो स्थिर साम्यावस्था में हुई, मतलब उसका द एंड हो गया, डेड हो गया। तो कंटिन्यूअस जो है वो ये प्रोसेस, एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाना, ये चलते रहता है। चूंकि जीव सदैव क्रियाशील रहते हैं, अतः उनमें भी साम्यावस्था की स्थिति कभी भी नहीं आती है। स्थिर साम्यावस्था मीन्स इस प्रकार जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होता है। जीवों को साम्यावस्था से बचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि उपापचय से, है ना, प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव अवस्था तथा उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। उपापचय के बिना जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा चैप्टर एंजाइम्स, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, है ना। अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है और प्रोटीन जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स, उत्प्रेरक इत्यादि का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका द्रव्य में ही होता है। कुछ एंजाइम्स कोशिका के भीतर ही सक्रिय होते हैं। ऐसे एंजाइम को अंतः एंजाइम या एंडो एंजाइम्स कहा जाता है। इसके विपरीत अनेक एंजाइम ऐसे होते हैं जो कोशिका के बाहर क्रियाशील होते हैं, नहीं, जैसे जीवाणु वगैरह में, तो ये किसी स्राव के साथ कोशिका के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर ये बॉडी के अंदर, मतलब जो है वो एक तो कोशिका अंदर और कोशिका के बाहर जो कोशिका, मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर। तो कुछ एंजाइम कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं, कुछ एंजाइम कोशिका के बाहर होते हैं। ये किसी भी स्राव के साथ कोशिका के बाहर आते हैं, जहाँ पर ये अभिक्रिया करते हैं, इनको बाह्य एंजाइम कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो कोशिका के बाहर आकर भोजन को पचाने का काम करते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, इनको राइबोजाइम कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो है वो, जैसे कि आरएनए एवं साइटोक्रोम P450 को छोड़कर एंजाइम की रचना जटिल होती है और इनका अनुभार भी बहुत अधिक होता है। ये लंबे लंबे प्रोटीन की श्रृंखला के बने होते हैं। अनेक एंजाइम जैसे पेप्सिन शुद्ध प्रोटीन है ना। दूध के जो पेप्सिन को पचाने वाला प्रोटीएजेस एंजाइम है,
ये शुद्ध प्रोटीन है जो अमीनो अम्ल में श्रृंखलाबद्ध होने के फलस्वरूप बनते हैं। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक और तृतीयक श्रृंखलाएं होती हैं। चूंकि ये प्रोटीन का ही बना होता है, इसलिए इनमें भी द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं होती हैं। और पिछले डायग्राम में हमने देखा था प्रोटीन की तृतीयक संरचना को, जिसमें एक लंबी पेप्टाइड श्रृंखला जो है वो कुंडलित हो जाती है, अति कुंडलित हो जाती है और विभिन्न प्रकार से वलयित हो जाती है, फोल्ड इसमें आ जाता है। इस क्रम में वह एक दूसरे को कई स्थान से क्रॉस भी करती है, जिसके कारण कई गड्ढे या पॉकेट बन जाते हैं। इस प्रकार के पॉकेट को एक्टिव साइट्स कहा जाता है। इस एक्टिव साइट्स में क्रियाधार या सब्सटेंस आकर जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम यौगिक जो है वो अणु कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यौगिक अणु कॉम्प्लेक्स बना लेता है। प्रतिक्रिया जब पूरी हो जाती है तब जो नया उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके रूप में एंजाइम अणु से अलग हो जाता है। जिस स्थान पर क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है उसे बाइंडिंग साइट या बंधक स्थल कहा जाता है। एंजाइम अपने क्रिया स्थानों के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करके तीव्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं, क्रियाएं जो है वो अच्छे से होने लगती है ना। तो एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होता है। यहाँ पर जैव रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंजाइम क्या है? जैव रसायन है, जो कि अकार्बनिक उत्प्रेरक, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उससे ये थोड़े से भिन्न होते हैं। जहाँ पर अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दबाव में भी कार्य कर सकते हैं, वहीं एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है। उससे अधिक ताप और दाब पर ये नष्ट हो जाते हैं। कुछ एंजाइम जो उच्च तापमान सहन करने वाले जीवाणुओं पाए जाते हैं, वे अपनी उत्प्रेरक क्षमता उच्च तापमान पर भी बनाए रखते हैं, जैसे एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम थर्मस एक्वेटिक्स नामक जीवाणु से प्राप्त एंजाइम की थर्मल स्थिरता, स्टेबिलिटी इससे बनी रहती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे।